महात्मा गांधी के वर्णाश्रम धर्म और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आज हम देखेंगे और साथ ही ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर भी थोड़ा विचार करेंगे। महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं। उनका जन्म काठियावाड़ में गुजरात में हुआ था। वे अपने परिवार के सबसे छोटे पुत्र थे और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो एक व्यापारी फर्म के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां जातिवादी श्वेत सरकार के शासन के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों की जो दुर्दशा देखी उन्होंने, उससे उनके हृदय को गहरा आघात लगा और वह जल्दी ही राजनीतिक जीवन में कूद पड़े। भारत आकर के भी उन्होंने अपनी राजनीतिक समग्रता बनाए रखी और हम देखेंगे कि उन्होंने भारत आकर जो भी कार्य राजनीतिक क्षेत्र में किया, भारत की आज़ादी के लिए किया, धीरे धीरे जनता उन्हें महात्मा के नाम से पुकारने लगी। अब हम देखते हैं उनकी वर्ण व्यवस्था। बचपन से ही महात्मा गांधी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस्लाम, ईसाई धर्म और जैन धर्म के नैतिक आदर्शों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो था वो मूल रूप से हिंदू धर्म से प्रभावित था। कभी कभी वो अपने आप को सनातनी हिंदू भी कहते थे और उन्होंने अपने पंथ की व्याख्या इस प्रकार की थी कि मैं अपने को सनातनी हिंदू मानता हूँ क्योंकि मैं वेद, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्मों में विश्वास करता हूँ। मैं अवतारों में विश्वास करता हूँ। मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। मैं वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ और गौरक्षा में विश्वास करता हूँ। लेकिन लोकप्रिय अर्थों में जो समझा जाता है धर्म से, मैं उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थों में मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता हूँ और धर्म की ये जो व्याख्या है प्रचलित व्याख्या से अलग जाकर के इसे मैं मानवीय स्तर पर स्वीकार करता हूँ। 1933 में अंबेडकर के कुछ वक्तव्य आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अछूत जाति प्रथा की उपज हैं। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक अछूत भी रहेगा। जाति प्रथा के विनाश के अलावा और किसी भी तरह से अछूतों का उद्धार नहीं किया जा सकता। इस वक्तव्य का महात्मा गांधी ने खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि अछूतों के कारण जाति प्रथा को नष्ट कर देना उतना ही गलत है जितना शरीर पर किसी फोड़े फुंसी आदि के उठ आने पर शरीर को नष्ट कर देना या घास पात के कारण फसल को नष्ट कर देना। इसलिए अछूतपन को जिस रूप में कि हम उसे समझते हैं उसे समूल नष्ट करना होगा। अगर पूरी व्यवस्था को ही नष्ट कर दिया तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। वे मानते थे कि अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं है बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। इस प्रकार अस्पृश्यता पर हमारा हमला ऊंच और नीच की भावना पर किया जाना चाहिए, न कि खुद जाति प्रथा पर। यानी कि वे जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते थे जो कि वर्ण व्यवस्था की देन थी। अब मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू धर्म की उनकी समझ उन प्रतिक्रियावादी विचारों से भिन्न थी जिनका रूढ़िवादी हिंदू विचार प्रचार किया करते थे। ये रूढ़िवादी हिंदू सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी का हिंदू धर्म कोई कुंठित धर्म नहीं था वरन एक गतिशील धर्म था। धर्म ग्रंथों तक की कोई शाश्वत पवित्रता नहीं थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं व्यक्त किया था कि वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, पुराणों आदि का उदय एक ही समय में और एक साथ नहीं हुआ है। वे मानते थे कि प्रत्येक का उदय एक विशेष काल की आवश्यकताओं के कारण हुआ है। ये पंथ, ये ग्रंथ शाश्वत सत्यों को नए सिरे से प्रतिपादित नहीं करते वरन यह दिखाते हैं कि जिस काल में इन ग्रंथों की रचना की गई थी उस काल में इन सत्यों पर किस प्रकार आचरण किया जाता था। एक प्रकार का आचरण यदि एक विशेष काल में अच्छा था तो यदि उसे बंद आंख करके हम दूसरे काल में भी लागू कर देंगे तो वह जनता को निराशा के दलदल में डुबो देगा। इस दृष्टिकोण से वह हर प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की आलोचना करते थे और उसका विरोध करते थे। वह हिंदू धर्म के उन स्वनियुक्त संरक्षकों
रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी पंडितों की सत्ता को चुनौती देते थे, जो हर प्रकार के धार्मिक अंधानुकरण, अंधविश्वास और रूढ़िवादी कर्मकांडों को न्यायसंगत ठहराते नहीं थकते थे। सामाजिक सुधार की गांधी जी की गतिविधियां तथा मध्ययुगीन रस्म रिवाजों के विरुद्ध उनके आंदोलन से जनतंत्र तथा उदारवाद की शक्तियों को मदद मिली। अस्पृश्यता और अन्य बुराइयों के विरुद्ध उनका दृढ़ संघर्ष वास्तव में भारत को दासता के बंधन से मुक्त कराने के प्रयासों का ही एक अंग था। यह सच है कि अस्पृश्यता पर आक्रमण करके वह जाति प्रथा को ही शुद्ध करना चाहते थे और सच्चे वर्णाश्रम धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि अस्पृश्यता जैसे ही खत्म होगी, स्वयं जाति प्रथा भी शुद्ध हो जाएगी, अर्थात मेरे सपनों के अनुसार वह शुद्ध हो जाएगी। वह सच्ची वर्णाश्रम व्यवस्था बन जाएगी, जिसके अंतर्गत समाज 4 भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग एक दूसरे का पूरक होगा, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, कोई कम या ज्यादा नहीं। हिंदू धर्म के समग्र अंग के लिए प्रत्येक भाग समान रूप से आवश्यक होगा या एक भाग उतना ही आवश्यक होगा जितना कि दूसरा। अपने इस वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत में वो मानते थे कि हर वर्ण का अपना अपना धर्म है और उसे उस धर्म का पालन करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से उसका पालन उसे करना चाहिए। अगर हम अपना वर्ण धर्म छोड़ देंगे तो समझ लीजिए हमारी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे मछली कहे कि दूध तो पानी से ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए मैं पानी में क्यों रहूं, मैं दूध में रहूंगी, तो उसका अंत निश्चित है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मानने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि व्यक्ति कर्म से ही जो कुछ भी है होता है, जन्म से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मानने का कोई विचार उनका नहीं था। तो अब हम उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग, अस्तेय, अपरिग्रह, सरल जीवन और ईश्वर में विश्वास, ये कुछ ऐसे उनके आदर्श थे, नैतिक आदेश थे जिन पर वो जोर देते थे। सामाजिक यथार्थ के आंतरिक अंतर्विरोधों और उसके विकास के अपने नियमों के बारे में गांधी जी के पास कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था कि मनुष्य की अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्तियों की नैतिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा मनुष्य समाज को अपनी इच्छा के अनुरूप बदला जा सकता है। यहाँ पर हम भारत के सामाजिक विकास को देखें कि उनके जो सामाजिक सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, भारत के सामाजिक विकास पर वे काफी प्रभावी रहे, क्योंकि ये सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के लिए संग्राम की कार्रवाइयों से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से उनके ट्रस्टीशिप के विचार की ओर ले चलती हूँ। उन्होंने निरपेक्ष, धार्मिक, नीतिशास्त्री सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना चाहा और नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उसकी शुद्धि करनी चाहिए। इस संदर्भ में गांधी जी अपने को आर्थिक समानता का पक्षधर मानते थे और धनी तथा निर्धन के बीच बढ़ती हुई खाई को वे पाटना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि आर्थिक समानता के लिए कार्य करने का अर्थ है पूंजी और श्रम के बीच निरंतर टकराव को समाप्त करना। इसका मतलब है उन कुछ धनी लोगों को नीचे उतारकर औरों से समानता के स्तर पर लाना जिनके हाथ में राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति केंद्रित है, और दूसरी ओर लाखों अंधे, भूखे, नंगे, अधभूखे और नंगे लोगों को औरों से समानता के स्तर तक ऊपर उठाया जाना। उन्होंने भारत आने के बाद 1915 में भारत आए थे और लगभग पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया था, जिसमें उन्होंने भारत की आर्थिक गरीबी को देखा। और आपको पता होगा कि इसी बीच उन्होंने अपने एकमात्र धोती उन्होंने अपने शरीर पर रखी। कम से कम कपड़ों का जो विचार था वो इसी प्रकार आया कि उन्होंने देखा कि जनता के पास न तो खाने को कुछ है और न ही पहनने को ढंग के कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा प्रणाली की सरकार स्पष्ट ही तब तक एक असंभाव्यता बनी रहेगी जब तक धनी लोगों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच एक खाई बनी रहती है। ये खाई खत्म होनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक वर्गहीन समाज हमारा समाज होना चाहिए। ऐसे ही आदर्श के लिए हमें काम करना चाहिए। हम सब समान पैदा हुए हैं,
लेकिन पिछली तमाम शताब्दियों से हम ईश्वर की इस इच्छा का प्रतिरोध करते आ रहे हैं। ऊंच और नीच का, असमानता का विचार एक बेकार चीज है, लेकिन मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते पर बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता, ऐसा उनका मत था। और वे मानते थे कि मानव हृदय इस प्रकार के संगीन आदि साधन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन देखिए कि यह केवल साध्य और साधन का प्रश्न नहीं था। कारण यह कि गांधी जी के अहिंसात्मक साम्यवाद का अर्थ बल प्रयोग के बिना सामंतवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि उसका अर्थ श्रम और पूंजी के बीच, जमींदार और आसामी के बीच एक मानवीय मधुर सहयोग स्थापित करना था। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैंने हमेशा यह कहा है कि मेरा आदर्श तो यह है कि पूंजीपति और मजदूर एक दूसरे के पूरक और सहायक की तरह काम करें। उन्हें एक बड़े परिवार की तरह रहना चाहिए जिसमें एकता और मेल जोल कायम रहे। पूंजीपति न सिर्फ मजदूरों के भौतिक कल्याण बल्कि नैतिक कल्याण की भी देखरेख करें और पूंजीपति अपने नीचे काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए न्यासधारी बनकर रहें। न्यासधारी यानी ट्रस्टी। तो वे मानते थे कि पूंजीपतियों को मजदूरों की भलाई के लिए ट्रस्टी बन जाना चाहिए। यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। इसमें उन्होंने माना है कि यह सच है कि जमींदारों को किसानों के पट्टों को पक्का कर दिया जाना चाहिए। वे चाहते थे, उनको जमींदारों को वो परामर्श देते थे कि आप जो मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं, जो किसान हैं, उनके जो पट्टे हैं उनको पक्का कर दो, यानी कि उनको दे दो। उनकी खुशहाली में पूरी दिलचस्पी लो। उनके बच्चों के लिए अच्छे प्रबंधन वाले स्कूल खोलो। प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए रात्रिकालीन स्कूलों का बंदोबस्त करो। मरीजों के लिए अस्पतालों और दवाखानों का बंदोबस्त करो। गांव की सफाई की व्यवस्था करिए और दूसरे तमाम तरीकों से किसानों में यह भावना पैदा करो कि वे यानी जमींदार उनके सच्चे मित्र हैं। उनको लूटो मत, उनका शोषण मत करो। वो माने कि जमींदार उनके मित्र हैं जो अपनी बहुत सी सेवाओं के लिए उनसे एक निश्चित कमीशन लेते हैं। ये उनका ट्रस्टीशिप का विचार था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि जो भी हमारे सामने जो स्थिति है उसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसान जमींदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा करें। वे केवल जमींदारों को ही उनके कर्तव्य का एहसास नहीं कराते, बल्कि वे किसानों को भी उनके फर्ज के प्रति चौकस रखने को आह्वान करते हैं। कि उनका मतलब था कि कानूनन दी गई जिम्मेदारियों से ही नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों को भी किसानों को पूरा करना चाहिए जिन्हें वे खुद न्यायपूर्ण समझते हैं। उन्हें सिद्धांत को अस्वीकार कर देना चाहिए कि जिस जमीन को वे जोतते बोते हैं वो पूरी तरह उनकी है और जमींदार का उससे कोई वास्ता नहीं है। वे तो ऐसे बड़े परिवार, ऐसे संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, अथवा उन्हें होना चाहिए कि जिसका मुखिया जमींदार है और जो उनके हकों को तरह तरह के हमलों से बचाता है। तो ये उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। इसमें आगे वो जमींदारों को आश्वस्त करते पाए गए कि मेरा उद्देश्य तो आपके दिल तक पहुंचना है, आपके दिल को बदलना है, ताकि आप अपनी तमाम संपत्ति को अपने काश्तकारों का न्यास समझें और प्राथमिकता से उसका उपयोग उन काश्तकारों के कल्याण के लिए ही करें। उनका मानना था कि वर्ग युद्ध भारत की मूल आत्मा के विरुद्ध है। भारत तो सभी के लिए समान न्याय के मूलभूत अधिकार के आधार पर साम्यवाद का विकास कर सकता है। उन्होंने ये भी माना कि उनके सपनों के रामराज्य में राजा और रंक को समान अधिकार प्राप्त है, और यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जिसमें वो दोनों वर्गों को एक दूसरे के हितों के लिए समान रूप से चलने की बात करते हैं। धीरे धीरे हमने देखा कि ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनका सफल नहीं हुआ और ये बात एक सपना बनकर रह गई कि उनके सपनों का भारत कभी उनके सामने आ सकता था। उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत अपना जो भी लक्ष्य साधा था उसकी पूर्ति के अहिंसात्मक प्रयास किए, सत्याग्रह किया उन्होंने, और उन्होंने पूरे भारत भ्रमण के दौरान जो कुछ भी पाया उसमें उन्होंने ये पाया कि इस देश का विकास करना है तो हमें इसी देश के तौर तरीकों को अपनाना होगा। देखिए, भारत के जो भी कुटीर उद्योग थे, जो स्थानीय रोजगार थे, वे उन पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहते थे। और उन्होंने जो गरीबी भारत में देखी थी, उनका मत था कि हम उस गरीबी से जनता को दूर रखने के लिए उनका एक आर्थिक कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए, जिसमें घरेलू दस्तकारी को लोकप्रिय बनाना,
तब कपड़ों की मशीनों मिलों वगैरह की किल्लत थी, तो उन्होंने चरखा कातने पर बल दिया, खादी बुनने को जरूरी समझा ताकि हर व्यक्ति अपने लिए कपड़ा खुद तैयार कर सके। और उत्पादन की जो आदिमकालीन विधियां थीं और श्रम की निम्न उत्पादकता थी उसको उस पर उन्होंने कहा कि ये एक आर्थिक कार्यक्रम बनना चाहिए, उससे भारत का विकास होगा, भारत के जन जन का विकास होगा। जो गांव की जनता थी वो शहरों का मुंह नहीं देखेगी और अपना खुद की व्यवस्था वो आप ही कर सकेगी। तो एक ऐसे समय में जब औपनिवेशिक नीति के कारण बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ रही थी, इस कार्यक्रम ने जनता का ध्यान खींचा। और 1921 में गांधी जी ने एक जगह कहा था कि भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकती है। हमें पता है कि हमारे यहाँ का कपास मैनचेस्टर जा कर के कपड़ा तैयार होकर आता था और मार्केटिंग भारत में होती थी, यानी कि भारत पे दोहरी मार पड़ रही थी। तो वे चाहते थे कि भारत को इस तरह की जो बेरोजगारी है उससे बचाया जाना चाहिए और भारतीय जनता को अपने रोजगार के साधन खुद निर्मित करने चाहिए। तो अब मैं उनकी प्रासंगिकता की थोड़ी बात करूंगी कि जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा और आदि चीज़ों को माना है। उन्होंने जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्राचीन धारणा थी उसको अपनाया और माना कि मानव मानव के लिए है। विश्व में जहाँ भी कहीं मानव है हमें उसके लिए, उसके हित के लिए प्रयास करने चाहिए। और अहिंसा की जो उनकी धारणा है उसको आगे जा कर के पंचशील और UNO में भी अपनाया गया है ताकि युद्धों की होने को रोका जा सके, युद्धों से जो विभीषिका होती है उसको रोका जा सके। और गांधी जी यहाँ बेहद प्रासंगिक हैं। अब जब वो बात करते हैं हमारी जो घरेलू दस्तकारी है उसके उत्थान की जो बात करते हैं, तो ये बात देखी गई है कि हर देश के अपने कुछ ऐसी दस्तकारी के तौर तरीके होते हैं। अगर उनका विकास करके उन देशों की मार्केटिंग की जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन का आज का कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक और वाणिज्यिक है, उसमें कोई मानवीय या कोई ऐसा आध्यात्मिक या मौलिक स्वरूप नहीं है जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम में सोचा गया था। तो आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, आर्थिक और वाणिज्यिक स्तर पर भी गांधी जी बहुत कुछ अपने विचारों से हमें समीचीन रूप से सही बातें हमारे सामने रख जाते हैं कि हर देश के अपने जो मौलिक रोजगार के तरीके हैं उनको अपनाया जा करके अपने अपने देश का विकास अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज यदि हर देश थोड़ी बहुत मात्रा में उनके इन विचारों को अपनाए तो इससे वो फायदा उठा सकता है। ये कहा जाता है कि गांधी हर युग में आलोचना भी उनकी खूब होगी और वे हमेशा प्रासंगिकता भी पाते रहेंगे। तो वे कभी भी पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं होंगे और कभी भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं होंगे। तो ये गांधी के ऊपर आज मैंने जो कुछ कहा, आज इतना ही काफ़ी है।